क्या आपका एफडी करवाने का विचार है और आप फिक्स डिपॉजिट के लिए रिसर्च करते हुए इस वीडियो पर आए हैं, तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं। आज इस वीडियो में हम एलआईसी के नए सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि बैंकों में होने वाले फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना होता है। उसके बाद जो लॉक इन पीरियड आप सेलेक्ट करते हैं, जितने समय के लिए आप पैसा निवेश करते हैं, उसके खत्म होने पर आपको आपका इन्वेस्टमेंट प्लस जो ब्याज एकत्रित होता है वो जोड़ करके जो भी अमाउंट बनता है वो ग्राहक को दे दिया जाता है। जबकि एलआईसी में आपको रिटर्न तो मिलेगा ही इस प्लान में, उसके साथ ही साथ आपको इंश्योरेंस कवर एडिशनली मिलेगा। मैं यहां पर एक और बात जोड़ दूं कि बैंकों की जो एफडी होती है उसमें जो रिटर्न यानी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो रिजर्व बैंक के रेपो रेट पर निर्भर करती है। जब कभी महंगाई की दर बढ़ती है तो रिजर्व बैंक रेपो रेट इंक्रीज करता है और उस स्थिति में आपका एफडी के रिटर्न ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर रेपो रेट कम हुआ तो एफडी के जो इंटरेस्ट रेट है वो भी घट जाते हैं और वहां पर एफडी के रिटर्न काफी कम हो जाते हैं। अभी एलआईसी में एफडी के समान फंक्शन वाले बहुत सारे प्लान हैं, उसमें से सबसे पॉपुलर प्लान है एलआईसी का सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, जिसका टेबल नंबर है 917। यह एक एफडी के इक्विवेलेंट प्लान है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट बेनिफिट के साथ साथ रिस्क कवर भी मिलता है। आइए सबसे पहले जानते हैं इस प्लान के लिए क्या एलिजिबिलिटी और रेस्ट्रिक्शन एलआईसी ने निर्धारित की गई है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एज के क्राइटेरिया के बारे में यानी एंट्री एज के बारे में। अगर बात करें मिनिमम एंट्री एज के बारे में तो इसमें 90 दिन निर्धारित की गई है, यानी इस प्लान को आप 90 दिन की आयु के बच्चे को दे सकते हैं। अगर बात करें मैक्सिमम एज एट एंट्री के बारे में तो वो 65 ईयर्स है। इस प्लान को एक 65 वर्ष के तक की आयु का व्यक्ति इस प्लान में पैसा निवेश कर सकता है। इसके बाद में बात करें एज एट मेच्योरिटी के बारे में तो मेच्योरिटी पर कम से कम जो पॉलिसी होल्डर है उसकी आयु 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर बात करें मैक्सिमम एज के बारे में मेच्योरिटी पर तो वो 75 ईयर्स निर्धारित की गई है। तो इसी के ऊपर पॉलिसी टर्म का सिलेक्शन होता है। इस प्लान में आपको पॉलिसी टर्म लेने के लिए ऑप्शन की बात करें तो वो कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष तक के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं इस प्लान में मिलने वाले सम एश्योर्ड के बारे में। तो इस प्लान के अंतर्गत आपको कम से कम 50,000 रुपए का सम एश्योर्ड और उसके बाद में अगर बात करें मैक्सिमम सम एश्योर्ड के बारे में तो उस पर कोई लिमिट नहीं है। हालांकि आप इसको 50,000 से आगे अगर बढ़ाना चाहते हैं तो 5,000 के मल्टीप्लिकेशन में बढ़ाना होगा और अधिकतम सम एश्योर्ड आपकी इनकम पर निर्भर करेगा जो अंडर राइटिंग गाइडलाइंस के अंतर्गत आती है। जितना भी बनता है मैक्सिमम वो सम एश्योर्ड आप इस प्लान में ले सकते हैं। अब देखते हैं कि मैं प्रैक्टिकली तौर पर ये बात करूंगा, थ्योरेटिकल नहीं करूंगा। ये प्लान किसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होगा, किस कैटेगरी के लोगों को ये प्लान रिकमेंड किया जा सकता है। तो इस प्लान को किसी को भी रिकमेंडेशन करने से पहले दो बातें सुनिश्चित होनी चाहिए। पहला तो उस व्यक्ति के पास एक मुश्त पैसा उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, वो व्यक्ति उस पैसे को एफडी जैसे किसी भी इन्वेस्टमेंट जो प्लान्स होते हैं उसमें निवेश करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कहीं से किसी इन्वेस्टमेंट से या किसी भी तरीके से उसको एक मुश्त पैसा प्राप्त हुआ है और वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए इसको इन्वेस्ट करना चाहता है तो बच्चे के नाम पर एफडी इस प्लान में ली जा सकती है। आइए अब इस प्लान के सभी बेनिफिट्स को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिनका नाम मिस्टर राम है और उनके एक बच्चा है जिसकी आयु 1 वर्ष है और मिस्टर राम को रिसेंटली कहीं से उनके इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी हो गई है और उनको 5-6 लाख रुपए का एक मुश्त पैसा प्राप्त हुआ है और वो इस पैसे को बच्चे के नाम पर निवेश करना चाहते हैं। अब इसमें हम मान लेते हैं कि मिस्टर राम 25 वर्ष के लिए पैसे को निवेश करना चाहते हैं। हालांकि इसमें उसके पास में जो ऑप्शन है वो 17 वर्ष से 25 वर्ष तक है।
1 वर्ष की आयु के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर बच्चे की आयु 8 वर्ष हो चुकी है तो वो यहां पर उसको 10 वर्ष से 25 वर्ष तक का टेन्योर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि मिनिमम एज एट मैच्योरिटी यहां पर 18 वर्ष है। इस वजह से उसमें से 1 वर्ष घटाएंगे तो 17 वर्ष आएगी, तो 17 वर्ष कम से कम लेना पड़ेगा। अगर बच्चे की आयु 18 वर्ष हो चुकी है तो उस केस में मिनिमम जो टर्म है इसमें 10 वर्ष की वो भी इसमें ले सकता है, 11 भी ले सकता है, 12 भी ले सकता है, जो भी सुटेबल हो वो ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार सेलेक्ट कर सकता है। हमारे इस एग्जाम्पल में हम 25 वर्ष सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इस स्थिति में और जो सम एश्योर्ड है बच्चे को वो 11 लाख का हम दे रहे हैं। तो इस स्थिति में मिस्टर राम को प्लान खरीदने के समय 4,96,871 रुपए एक मुश्त इन्वेस्ट करने होंगे। उसके बाद पॉलिसी टर्म यानी बच्चे की आयु 26 वर्ष, जो 25 वर्ष थी 1 वर्ष हो चुकी है ऑलरेडी, तो 26 वर्ष होने तक इंतजार करना होगा। जैसे ही बच्चे की आयु 26 वर्ष कंप्लीट होती है तो उसको मैच्योरिटी का बेनिफिट मिल जाएगा। मैच्योरिटी के तौर पर मिलने वाली राशि में 3 कंपोनेंट शामिल होते हैं। नंबर 1 बेसिक सम एश्योर्ड जो हमने 11 लाख लिया है वो, नंबर 2 ईयरली बोनस जो LIC के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं वो, और नंबर 3 फाइनल एडिशन बोनस। तो हमारे केस में बेसिक सम एश्योर्ड हमने लिया है 11 लाख रुपए का, और ईयरली बोनस वर्तमान बोनस रेट के अनुसार ये बनता है 52,800 पर ईयर, जो 25 वर्ष में बन जाएगा 13,20,000 रुपए। इसके बाद आता है फाइनल एडिशन बोनस यानी FAB जो बनता है लगभग 4,95,000 का। तो मैच्योरिटी के तौर पर 26 वर्ष कंप्लीट होने पर बच्चे को मिल जाएंगे 29,15,000 रुपए, जो इन्वेस्ट किए गए अमाउंट का लगभग 6 गुना के बराबर होता है। आइए अब इस स्थिति को एक दूसरे सिनारियो में समझते हैं। अगर इस पॉलिसी टर्म के दौरान बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो उस स्थिति में नॉमिनी को क्या मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का लाभ दे दिया जाता है। हालांकि एक पॉइंट मैं यहां पर और ऐड करना चाहूंगा, जो रिस्क कवर होता है बच्चे के केस में ये इमीडिएट स्टार्ट नहीं होता अगर बच्चे की आयु 8 वर्ष से कम है तो, यानी 8 वर्ष से कम के आयु के बच्चे को ये प्लान दे रहे हैं तो जो रिस्क कवर है वो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद या बच्चे की आयु 8 साल होने के बाद, जिसमें से दोनों में से जो भी पहले होगा तब से रिस्क कवर स्टार्ट होगा। अब हम समझते हैं कि अगर इस रिस्क कवर स्टार्ट होने के बाद कुछ होता है, बच्चे के साथ कुछ अनहोनी होती है, तो उस केस में डेथ बेनिफिट का लाभ मिलेगा जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ के इक्वल होगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करने के लिए आपके इन्वेस्टमेंट को भी देखा जाएगा और आपके बेसिक सम एश्योर्ड को भी देखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट का 1.25 गुना करके देखेंगे, बेसिक सम एश्योर्ड को देखेंगे, दोनों में से जो भी अधिक होगा वो और जो बोनस उस पॉलिसी में एक्वायर्ड हो चुके हैं उनको जोड़ करके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का लाभ दे दिया जाता है। अगर रिस्क कवर स्टार्ट होने से पहले कुछ अनहोनी हो जाती है तो उस स्थिति में जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसमें से GST हटाने के बाद जो पैसा बचता है वो आपको पूरा का पूरा पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। आइए अब इस प्लान के दूसरे बेनिफिट्स भी समझ लेते हैं। इस प्लान में आपको 2 एडिशनल राइडर लेने का ऑप्शन मिल जाता है। नंबर 1 एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और दूसरा है न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई सा भी राइडर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से यहां पर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट वाला राइडर आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप ये प्लान ले रहे हैं तो इसके साथ में इस राइडर को जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद में अगला बेनिफिट इस पॉलिसी में आपको लोन की सुविधा मिलती है। आपका जो लोन का अमाउंट है वो पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू के 90% के बराबर आप इस पॉलिसी में लोन ले सकते हैं। इसके बाद टैक्स नियमों के अनुसार जो भी छूट मिलती है, जो भी लेटेस्ट नियम रहेंगे, क्योंकि फिलहाल अगर बात करें तो ATC में आप जो इन्वेस्टमेंट किए गए अमाउंट है उसकी छूट ले सकते हैं, और जो मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट होता है वो 1010D के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है। मैंने इस वीडियो में इस प्लान को ब्रॉड व्यू में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। फिर भी आपका कोई सवाल बचा है तो आप कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम ग्रुप में लिख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वीडियो को छोड़कर जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहां पर अच्छी रिसर्च के साथ इंश्योरेंस से संबंधित कॉन्सेप्ट पर रेगुलरली वीडियोस बनाते रहते हैं। वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ दबाकर के शेयर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।